हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज 20 अक्टूबर 2025 मंडे की हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। हमारा ये सेशन रहता है डेली न्यूज़ एनालिसिस का, और इसमें हम जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम को लेकर या फिर किसी भी और वनडे एग्ज़ाम को लेकर, उससे रिलेटेड जितने भी हमारे करंट अफेयर के टॉपिक या फिर क्वेश्चन आते हैं उन सभी को हम वन बाय वन टॉपिक वाइज कवर करते हैं। तो इसमें हमारे ये जो सब्जेक्ट रहता है ये होता है पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी, पॉलिटी आईआर, इसके साथ इन्वायरमेंट जो है लास्ट में। इसके साथ ही जियोग्राफी भी हमारा मेजर सब्जेक्ट है। तो हमने जो आपको कल का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था वो ये था कि इन स्टेट्स में से कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा। चलते हमारी जो है आज की न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले न्यूज़ आ रही है हमारी इसरो से। इसरो ने क्या कहा है कि जो चंद्रयान 2 है उन्होंने पहली बार ये ऑब्जर्व किया, यानी कि पहला अवलोकन किया है जो हमारा जो चंद्र है, यानी कि लूनार एक्सोस्फीयर, यानी कि चंद्र की जो बाहरी मंडल है, यानी कि बाह्य मंडल का पहली बार जो है अवलोकन किया गया है। तो इसरो ने ऐसी रिपोर्ट दी है। चंद्रयान 2 जो मिशन है इसने चंद्रमा के एक्सोस्फीयर का पहला अवलोकन किया है, जिसे इसरो ने एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट के रूप में दर्ज किया, यानी कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है। चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर है उस पर मौजूद चंद्रा एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन एक्सप्लोरर 2, यानी कि चेज, इसका फुल फॉर्म जो है चंद्रा एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2, ये एक उपकरण लगा था चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर पर, और उसने चंद्रमा के बाहरी मंडल में मौजूद जो भी तत्व हैं, यानी कि जो भी एलिमेंट्स है उसमें जो भी कण हैं, जैसे कि आर्गन 40 का अध्ययन किया है, यानी कि स्टडी की गई है। अब देखिए चंद्रयान 2 मिशन क्या है, हम इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। चंद्रयान 2 जो है भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है, यानी कि चांद पर भेजा गया था चांद की स्टडी करने के लिए, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसको 2019 को लॉन्च हुआ है। अब देखिए तो कितने साल बाद, 6 साल बाद अब जाके एक अवलोकन दिखा है। ये जो मिशन है चंद्रमा की सतह पर बाह्य मंडल और जो उप सतह है उसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इसको डिजाइन किया गया था कि उसका जो बाह्य मंडल है चंद्र का, उसका ये अध्ययन करेगा। चंद्रयान 2 में 3 मुख्य घटक थे, यानी कि उसके 3 प्रमुख जो घटक क्या क्या थे। ऑर्बिटर था, एक विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था। ये जो मिशन है भारत का पहला प्रयास था कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए। हालांकि जो लैंडर की लैंडिंग है वो असफल हुई है, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई है। उसके बावजूद ऑर्बिटर ने ये जो डेटा हमें भेजा है, यानी कि लैंडिंग तो सफल नहीं हुई है लेकिन फिर भी ये एक स्टडी करके हमें ऑर्बिटर के द्वारा भेजी गई है। अब देखिए चंद्रयान 2 के उद्देश्य क्या क्या हैं, इसके प्रमुख पहलू क्या है। इसका उद्देश्य क्या था कि जो चंद्रमा की सतह या फिर उपसतह या फिर एक्सोस्फीयर है उसका अध्ययन करना, उसमें देखना कौन से एलिमेंट्स है, क्या कुछ नहीं है। चंद्रमा पर पानी और खनिजों की उपस्थिति का पता लगाना कि चांद पर पानी अवेलेबल है या फिर नहीं। चंद्रमा की जो भू रासायनिक संरचना है और उसके साथ ही भूकंपीय गतिविधियों का विश्लेषण करना कि कैसे वहां पर भूकंप आते हैं या फिर नहीं आते हैं। चंद्रमा के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, यानी कि पोलर जो उनके पोलर एरियाज हैं, विशेष रूप से जो दक्षिणी ध्रुव है, यानी कि हम अगर बात करें तो जो साउथ पोल है उसका अध्ययन करना, जहां पर पानी की बर्फ की संभावना है, जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर बर्फ बनती होगी। इसके प्रमुख जो घटक थे उसमें जो ऑर्बिटर था वो क्या था, उसका क्या काम था। चंद्रमा की ये कक्षा में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको लगाया गया था ऑर्बिटर को। इसमें 8 वैज्ञानिक उपकरण है, जैसे कि चेज 2, हाई रिजोल्यूशन कैमरा OHRC और इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर। ऑर्बिटर जो है अभी भी एक्टिव है, नियमित रूप से वो डेटा भेज रहा है, यानी कि अब देखिए 6 साल बाद अभी भी ये एक्टिव दिख रहा है और फिर वहां से अभी भी डेटा भेजा जा रहा है। इसके बाद दूसरा है विक्रम लैंडर, जो चंद्रमा के इसको साउथ पोल के पास सॉफ्ट लैंडिंग का लक्ष्य था कि इसको सॉफ्ट लैंडिंग इसकी करवाई जाएगी। हालांकि ये टूट गया था 6 सितंबर 2019 को लैंडिंग के दौरान, और जो लैंडर था वो क्रैश हो गया था। इसमें 4 वैज्ञानिक उपकरण थे, जैसे कि सिस्मोमीटर और जो थर्मल प्रोब। तो इसी तरह के इनमें अलग अलग जो साइंटिफिक जो भी उपकरण इसमें भेजे जाते हैं।
इसके बाद आता है प्रज्ञान रोवर था। ये लैंडर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला था। इसमें 2 उपकरण थे जो कि सतह की रासायनिक संरचना का अध्ययन करने के लिए भेजे गए थे। लैंडर की असफलता के कारण रोवर जो है ये एक्टिव यहाँ वहां पर कार्यरत नहीं हो पाए थे। अब देखिए इसमें जो प्रमुख उपलब्धियां क्या क्या दी हैं, फिर भी चंद्रयान 2 असफल होने के बावजूद भी कुछ अचीवमेंट्स हमें मिली हैं। ऑर्बिटर की सफलता, लैंडर की असफलता के बावजूद भी ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह और बाह्य मंडल के बारे में जानकारी भेजी। 2025 तक भी डेटा संग्रह कर रहा है, यानी कि 6 साल बाद अगर हम देखें तो वहां पर काम कर रहा है। पानी की खोज, ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु और हाइड्रोसिकल जो है उसकी उपस्थिति बताई है कि वहां पर पानी मौजूद है। चेज 2 ने क्या कुछ भेजा है? चेज 2 ने चंद्रमा के बाहरी मंडल के आर्गन 40 और अन्य कणों का अध्ययन किया कि वहां पर आर्गन 40 एक जो नोबल गैस है वो मौजूद है और उसके साथ और भी एलिमेंट्स वहां पर पाए गए जो कि चंद्रमा की भू रासायनिक प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। हाई रेजोल्यूशन मैपिंग, ऑर्बिटर के जो कैमरे हैं उन्होंने चंद्रमा की सतह की उच्च रेजोल्यूशन की छवियां यानी कि फोटोज पिक्चर्स भेजी हैं जो कि क्रेटर या फिर भूगर्भीय संरचनाओं के स्टडी में महत्वपूर्ण है। अब देखिए चेज 2 ने जो हमें जानकारी दी उसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में कि आर्गन 40 जो है उसका पता लगाया। चेज 2 ने चंद्रमा के बाहरी मंडल में आर्गन 40 की उपस्थिति दर्ज की है कि वहां पर आर्गन 40 एक नोबल गैस है, चंद्रमा की सतह पर रेडियोजेनिक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न हो रही है। आर्गन 40 का वितरण और घनत्व जो है चंद्रमा की सतह के नीचे भू रासायनिक प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट ये अध्ययन किया गया है। बाह्य मंडल की संरचना और गतिशीलता कैसी है? जो बाहरी मंडल है उसमें कण हैं, गैसों की संरचना का विश्लेषण किया गया जिसमें सौर हवाएं यानी कि सोलर विंड और सतह से निकलने वाली जो गैस है उनके प्रभाव को देखा गया। इसने बाहरी मंडल के जो घनत्व में दिन रात चक्र लगाए हैं, यानी कि चक्र के आधार पर जो बदलाव हुए उनका अवलोकन किया गया जो कि सौर विकिरण और चंद्रमा की सतह के तापमान से प्रभावित होता है। सतह और बाह्य मंडल के बीच अंतर क्रिया क्या है? चेज 2 का जो डेटा है उससे क्या पता चला कि चंद्रमा की सतह से गैसों का उत्सर्जन हो रहा है और सौर हवाओं के कणों का प्रभाव जो है बाहरी मंडल की संरचना को आकार देता है। यानी कि देखिए मान लीजिए ये चंद्रमा है तो चंद्रमा का ये जो बाह्य मंडल है इसको जो आकार जो शेप दिया गया वो सोलर हवाओं के कणों के कारण या फिर वहां पर जो चंद्रमा की सतह से जो गैसें निकल रही हैं जैसे हमने अभी देखा नोबल गैस आर्गन 40, तो इसी इन सभी के कारण ये जो सतह है उसको एक संरचना उसको आकार मिल रहा है। तो ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? ये चंद्रमा की सतह की जो सामग्री है इसके पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ वैज्ञानिक महत्व क्या है? तो ये जो अवलोकन किया गया है चंद्रमा के बाहरी मंडल का गठन, उसके विकास, उसकी गतिशीलता, उसकी संरचना को समझने में मदद करते हैं, जिससे जो भविष्य के जितने भी हमारे चंद्र मिशन रहेंगे जैसे कि चंद्रयान 3 या फिर उसके बाद जो गगनयान वगैरह भेजे जा रहे हैं, विशेष रूप से जो चंद्रमा ऊपर जो भेजने जा रहे हैं जैसे कि इन सिटू रिसोर्स और यूटिलाइजेशन और जो मानव अन्वेषण है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब इनका वैज्ञानिक योगदान क्या है? चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र का अध्ययन किया है, यानी कि साउथ पोल का जो पहले कम खोजे गए थे। यह जो क्षेत्र है पानी की बर्फ की संभावना के कारण काफी इंपॉर्टेंट है। मिशन ने चंद्रमा की सतह पर खनिज जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन इन सभी की मैपिंग की है। ऑर्बिटर ने क्या किया है? डेटा ने सौर हवा यानी कि सोलर विंड और चंद्रमा के पर्यावरण के बीच जो संबंध है उनको समझने में मदद की है। इसमें चुनौतियां क्या रही हैं? ये जो है विक्रम लैंडर जो है सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया जिसके कारण रोवर प्रज्ञान का मिशन तो पूरा नहीं हो सका है। इसरो ने इस असफलता से ये सबक लिया है कि इसे चंद्रयान 3 मिशन यानी कि 2023 में जो सफल हो चुका है उसके लिए यूज किया गया था। इसके बाद चंद्रयान 3 मिशन के इसके थोड़े डिवीजन पॉइंट्स देख लेते हैं। लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 में श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च व्हीकल कौन सा था? GSLV MK3 था और लैंडिंग तिथि मतलब कब इसने लैंड होना था? 23 अगस्त 2023 को, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग इसकी हो चुकी है। ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है चंद्रयान 3 मिशन। विक्रम लैंडर था इसमें जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवानी थी, यानी कि सेम वही भेजा गया था। प्रज्ञान रोवर इसमें सतह पर गतिशीलता, वैज्ञानिक प्रयोग का पता लगाना। प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी कि ऑर्बिटर की तरह काम करना पोलर्स के साथ। उद्देश्य क्या है चंद्रयान 3 मिशन का? चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन, रोवर के माध्यम से सतह की गतिशीलता अन्वेषण उसका करना,
चंद्रमा की सतह, उपसतह या फिर पर्यावरण का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, यानी कि हमारा जो चंद्रमा का इन्वायरमेंट है उसको साइंटिफिकली चेक करना। मिशन का समय कितना है? ये लैंडर और रोवर के लिए एक चंद्र दिवस है, यानी कि 14 पृथ्वी दिन माने जाएंगे। जब हम बात करते हैं चांद पर दिनों की, तो 14 जो पृथ्वी के दिन होंगे वहां पर एक चांद का दिन होता है, कंप्लीट होता है। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल अभी भी सक्रिय है। इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है, सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी। भारत पहला देश बना है जिसने चंद्रमा के जो साउथ पोल है उस पर लगभग 70 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है। पानी की खोज की गई है, यानी कि पानी की बर्फ की संभावना की वहां पर पुष्टि की गई। इसमें कुछ खनिज मिले हैं जिसमें सल्फर, आयरन, कैल्शियम और तत्वों की भी उपस्थिति दर्ज की गई है। इसके साथ ही भूकंप का डेटा भी लिया गया। ILSA ने चंद्रमा की जो सतह उसके नीचे जितनी भी गतिविधियां उनका डेटा इकट्ठा किया कि वहां पर भूकंप वगैरह आते हैं या फिर नहीं। इसके साथ ही रोवर की गतिशीलता, जो प्रज्ञान रोवर है उसने 100 मीटर से अधिक दूरी तय की है और सतह की छवियां भी, यानी कि पिक्चर्स भेजी हैं। शिव शक्ति पॉइंट जो लैंडिंग स्थान था वहां पर, यानी कि जिस जगह पर मान लीजिए ये चांद है, इसका जो साउथ पोल है ये वाला, तो यहाँ पर जो जिस पॉइंट पर लैंड हुआ है हमारा जो विक्रम लैंडर, उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया भारत सरकार के द्वारा। वैज्ञानिक योगदान क्या है चंद्रयान 3 का? चंद्रमा के जो दक्षिण ध्रुव है उस पर पानी के बर्फ की खोज हुई। भविष्य में जो हमारे इन सिटू रिसोर्स होंगे, यूटिलाइजेशन, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा की जो भू रासायनिक और जो भी भूकंपीय संरचना उसकी समझ के बारे में पता चलता है। रणनीतिक महत्व क्या है? भारत जो है चंद्र अन्वेषण में जो अग्रणी देश है, जिसमें USA, रशिया और चाइना सबसे आगे हैं, ऐसी सूची में भारत भी शामिल हो चुका है। भविष्य के मिशन जिसमें ल्यूपेक्स, आर्टेमिस सहयोग जो है भारत ने साइन किया अभी। अमेरिका का ये एक मिशन है, एक तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है आर्टेमिस। तो इसमें क्या है, सबसे पहले तो साइन नहीं किया गया था, लेकिन बाद में अब भारत के द्वारा इसको साइन करती गया, यानी कि चांद पर जितने भी जो भी मिशन भेजे जाएंगे उसमें सहयोग होगा। ये उन सभी कंट्रियों को मिलाकर बना है, उसके लिए एक आधार तैयार करता है, स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन करता है। इसके साथ ही नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ डेटा साझा, वैश्विक चंद्र अनुसंधान में योगदान दिया जाएगा इसके द्वारा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, विद रेफरेंस टू द चंद्रयान 2 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द ऑर्बिटर हैज अ मिशन लाइफ ऑफ 1 ईयर, द लैंडर एंड अ रोवर हैव अ मिशन लाइफ ऑफ 1 लूनर डे, 14 अर्थ डेज। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर कौन सा इसमें? तो बोथ ही करेक्ट है, यानी कि ऑर्बिटर की जो मिशन लाइफ है 1 साल की है, और जो लैंडर और रोवर है उनकी जो लाइफ है 1 चांद का दिन है और 14 जो है धरती यानी कि पृथ्वी पर दिन है। एक 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, विथ रेफरेंस टू द चंद्रयान 2 मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट कंसिस्ट्स ऑफ एन ऑर्बिटर, अ लैंडर एंड अ रोवर। द लैंडर इज नेम्ड विक्रम एंड द रोवर इज नेम्ड प्रज्ञान। तो इसमें कौन सा करेक्ट है? तो दोनों ही बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये न्यूज़ क्या आ रही है? ये दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर आ रही है कि बहुत ही मतलब ख़राब दिखाया जा रहा है जो वहाँ पर दिल्ली की एयर क्वालिटी है। तो अब जो वहाँ पर ग्रैप स्टेज 2 है उसको लागू कर दिया गया है। अब देखिए, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उन्होंने जो ग्रैप की फुल फॉर्म क्या है, ग्रेडर रिस्पांस एक्शन प्लान है। तो इसको दिल्ली में, न्यू दिल्ली में इसको दिल्ली जो NCR है उसमें इसको लागू कर दिया गया है। इसके लिए कुछ मतलब कि प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। तो अब देखिए, अगर हम देखें ना तो ये वहाँ पर लगातार जो दिल्ली का वहाँ पर जो क्वालिटी, हवा की क्वालिटी है वायु की, वो ख़राब होती जा रही है प्रदूषण के कारण, यानी कि जलवायु में परिवर्तन भी नज़र आ रहे हैं। अब देखिए इसमें ग्रैप स्टेज क्या है और ये क्यों लागू है। एक ये आपातकालीन योजना है जो कि दिल्ली NCR में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन की गई है कि सर्दियों में जो हमारे वहाँ पर एयर पोल्यूशन होता है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसको 4 फेजेज में बांटा गया। स्टेज 1 है पहली, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जब 201 से लेकर 300 होगा तो इसका मतलब है बहुत ख़राब होगा। फिर स्टेज 2 है 301 से 400, यानी कि बेहद ख़राब। अभी जो वर्तमान स्थिति दर्ज की है एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से लेकर, यानी कि 301 से लेकर 400 तक दर्ज किया गया है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए एयर क्वालिटी क्रॉसिंग जो है द 300 मार्क, यानी कि 301 से लेकर 400 के बीच ये बेहद खराब सिचुएशन दर्शाता है। इसके बाद 401 से लेकर 450 के बीच गंभीर, और स्टेज 4 जो है वो सबसे ज़्यादा गंभीर है, 450 से लेकर ज़्यादा। ये 14 अक्टूबर से स्टेज 1 लागू किया गया था, लेकिन अभी 19 अक्टूबर को यानी कि दिवाली के एक दिन पहले स्टेज 2 है, इसको लागू कर दिया गया है। इसमें मुख्य कारण में धीमी हवाएं, तापमान में गिरावट, पराली जलाना, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में 40% जो योगदान इनका भी है, वाहनों में उत्सर्जन हो रहा है, धूल और निर्माण कार्य शामिल है। तो दिवाली के बीच ये ऐसा जो स्थिति है ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरा बन चुकी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिवाली में अब लोग काफ़ी ज़्यादा पटाखे वगैरह चलाएंगे, तो उससे और ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा। अब देखिए इसमें प्रमुख प्रतिबंध क्या है। निर्माण कार्य में कौन कौन से प्रतिबंध लगे, जो सार्वजनिक निर्माण जिसमें सड़क, मेट्रो आदि पर रोक लगा दी गई है, और प्राइवेट में धूल नियंत्रण को अनिवार्य कर दिया गया है कि आप जो भी अपना काम करेंगे, निजी फैक्ट्रीज या फिर निजी निर्माण कार्य होंगे, उसमें आप अपने धूल को नियंत्रण खुद करेंगे। इसके बाद वाहन उत्सर्जन, एनसीआर राज्यों में जो अंतर्राज्यीय बसें हैं, दिल्ली में प्रवेश उनका निषिद्ध, यानी कि सीएनजी, इलेक्ट्रिक या फिर BS जो 6 डीजल की बसें हैं, ये सिर्फ चल सकती हैं, बाकी सभी बसों पर रोक लगा दी गई है। पर्यटक बसें जैसे कि ऑल इंडिया परमिट, उनको छूट मिली है। इसके बाद उद्योग जो है, उद्योगों में पेट्रोल डीजल जनरेटर पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। कचरा प्रबंधन, कचरा पराली जलाने पर सख्ती है। इसके साथ ही RWS को स्टाफ के लिए इलेक्ट्रिक हीटर उपलब्ध कराने होंगे, यानी कि जो भी मतलब स्टाफ है उनको क्या होगा, हीटर दिए जाएंगे, वो भी बिजली वाले। धूल नियंत्रण, निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव, यानी कि धूल वगैरह ना उड़े, अब सड़कों पर या फिर जहां पर भी काम चल रहा है वहां पर पानी का छिड़काव होना चाहिए, कवरिंग की जाए और मॉनिटरिंग अनिवार्य है। तो ये सब कुछ बैन लगाए गए अभी स्टेज 2 के तहत। नागरिकों के लिए क्या सिटीजन चार्टर मतलब जारी किया गया है, तो सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग ना करें और निजी वाहनों को कम किया जाए, कार पूलिंग या फिर साइकिलिंग को अपनाएं। इसके साथ ही वाहनों के लिए एयर फिल्टर नियमित जो है वो बदलते रहें। धूल उत्पन्न करने वाले काम जिसमें सफाई, इन सभी से बचें और मास्क को पहन कर रखें। घरों में एयर प्यूरीफायर जरूर चलाएं, खिड़कियां बंद रखें। दिवाली पर ग्रीन पटाखों का ही यूज़ करें। धूम्रपान से परहेज करें, यानी कि पटाखों पर भी ग्रीन पटाखे चला सकते हैं, दूसरे पोल्यूशन वाले पटाखे नहीं। अब देखिए वहाँ पर अगर हम बात करें कि दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन क्यों है, यानी कि वहाँ प्रदूषण के कारण क्या हैं, तो सबसे पहले बड़ा कारण माना जाता है स्टबल बर्निंग। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो भी पराली वगैरह होती है उसे जलाने से जो PM है 2.5 से लेकर PM 10 जैसे जो प्रदूषक है वो हवा में बढ़ते रहते हैं। सर्दियों में हवा की गति कम हो जाती है, जिसके कारण ये प्रदूषक दिल्ली में ही जमा हो जाते हैं, यानी कि हवा जब नहीं चलती तो जितने भी धूल मिट्टी के कण वगैरह जो भी होते हैं सब दिल्ली में ही रहते हैं। अभी जो आंकड़े दर्ज किए गए तो पराली जलाने का योगदान जो है 30 से 40% तक दिल्ली में जो है ये पराली की वजह से पोल्यूशन हो रहा है। इसके साथ ही वाहन उत्सर्जन, दिल्ली में अगर हम देखें तो 1 करोड़ से ज़्यादा जो वाहन है वो रजिस्टर्ड है, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर का प्रमुख स्रोत है। और पुराने डीजल वाहन ट्रैफिक जाम इस समस्या को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। इसके साथ ही निर्माण कार्य, धूल जो वहाँ पर जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो भी रोड डस्ट वगैरह उड़ती है उससे जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है वो एक उसका बहुत बड़ा स्रोत है। दिल्ली NCR में वहाँ पर अनियंत्रित निर्माण, यानी कि लगातार कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है। धूल नियंत्रण उपायों की कमी के कारण जो पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। इसके साथ ही इंडस्ट्रियल एमिशंस होते हैं, यानी कि जो भी उद्योग क्षेत्र होते हैं उनसे जो भी धुआं निकलने वाला या फिर जो भी केमिकल्स निकलते हैं वो हवा को प्रदूषित करते हैं। ये खास करके गाजियाबाद, फरीदाबाद के आसपास का एरिया है। कोयला आधारित उद्योग, अनियमित उत्सर्जन नियंत्रण इनका कारण है। इसके साथ ही कचरे को जलाना, कुछ लोग क्या करते हैं वेस्ट को बर्न कर देते हैं। खुले में कचरा, पत्तियां, प्लास्टिक जलाने से जो जहरीला धुआं है वो हवा में फैलता है, जिसके कारण जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो खराब हो जाता है। और विशेष रूप से स्लम और अनियोजित क्षेत्रों में ये ज़्यादा होता है, जहाँ पर मतलब बस्तियाँ वगैरह होती हैं। फिर मौसम की स्थिति कुछ ऐसी है, सर्दियों में तापमान कम होता है, हवाएं जो वो धीमी चलती है, जिसके कारण जो भी प्रदूषण होता है वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह जाता है।
इसके साथ ही जिससे स्मॉग बनता रहता है और नमी बढ़ने से प्रदूषक हवा में निलंबित रहते हैं। फिर अभी जो हाल ही में जो हम फेस्टिव सीजन की बात करें तो क्रैकर्स वगैरह लोग चलाते, फायर क्रैकर्स, दिवाली के दौरान पटाखों का यूज़ करके PM 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड और जो रसायन होते हैं वो बढ़ता जाता है। इसके अलावा घरेलू में मतलब घर में खाना पकाने में जो लकड़ी कोयले का यूज़ होता है उससे भी प्रदूषण बढ़ता है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि ये जो प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले तो वायु प्रदूषण पर इसका जो प्रभाव है, जो मौसम बदलाव होगा तो उससे स्मॉग बनेगी, जिससे क्या होगा, स्मॉग बनने से जो हमारी सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तापमान में वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी बढ़ती है, उसके कारण ओजोन जो गैस है, जो द्वितीय प्रदूषक है उसका निर्माण बढ़ता है, यानी कि ओजोन दूसरा प्रदूषक है तो उसको भी मतलब उसकी जो मतलब कि वो लगातार बढ़ जाता है और उससे क्या होता है, जो हमारे श्वसन स्वास्थ्य जो भी श्वसन संबंधी जो भी हमारी बीमारियां होती हैं वो लगातार बढ़ती रहती है। चरम मौसमी घटनाएं, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा, सूखे से धूल प्रदूषण बढ़ता है जो कि दिल्ली की हवा को और ज़्यादा खराब करता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव, जैसे श्वसन हृदय रोग होने शुरू होते हैं, गर्मी से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। अगर जो वहाँ पर तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। वायु गुणवत्ता और कमज़ोर समूह, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और जो गर्भवती महिलाएं होती है, ये प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दोहरे प्रभाव से ये ज़्यादा प्रभावित होती है। कृषि और पराली चलाने का संबंध अगर हम देखें तो जो अनियमित मानसून फसल चक्र में बदलाव आए जिसके कारण जो किसान है पराली चलाने पर निर्भर है। पंजाब हरियाणा में पराली चलाना दिल्ली के प्रदूषण का 30 से 40% हिस्सा है। मिट्टी की उर्वरता, पानी की कमी के कारण किसानों को वैकल्पिक उपाय अपनाने में कठिनाई होती है। इसके बाद मौसम और प्रदूषण का संबंध क्या है, स्थिर वायुमंडलीय स्थिति, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान उल्टाव होता है, यानी कि टेम्परेचर इन्वर्जन होता रहता है। उसके ऐसी घटनाएं बढ़ जाती है जिसमें ठंडी हवा नीचे की तरफ और गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है। इसके साथ ही हवा की दिशा और गति, जलवायु परिवर्तन से हवा की दिशा में भी बदलाव आता है और कम गति के कारण दिल्ली में जो प्रदूषक है उसको फैलने से रोकती है, जिससे स्मॉग की स्थिति बन जाती है। अन्य प्रभाव क्या हो सकते हैं, पानी की कमी, वहाँ पर दिल्ली में अगर हम देखें तो भूजल का स्तर लगातार घट रहा है जिससे धूल नियंत्रण के लिए पानी छिड़काव जैसे उपाय उसमें भी कमी आ रही है। ऊर्जा खपत और उत्सर्जन हो रहा है, इसके साथ ही जैव विविधता पर भी असर होता है। जलवायु परिवर्तन से दिल्ली के जो आसपास का हरियाली क्षेत्र जिसमें अरावली ये सब प्रभावित हो रहे हैं। ये प्राकृतिक रूप से प्रदूषण को कम करते हैं लेकिन इन पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। इसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, इसमें समाधान देखिए ऐसे हो सकते हैं कि जो नवीकरणीय ऊर्जा उसको बढ़ावा दिया जाए, सौर पवन ऊर्जा को अपनाकर कोयला आधारित जो बिजली है उस पर निर्भरता कम हो जाए, पराली का प्रबंधन किया जाए, बायो डिकम्पोजर या फिर सब्सिडी वाले उपकरणों से पराली चलाने की प्रथा को रोक दें। इसके साथ ही हरित परिवहन, इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो का विस्तार किया जाए, साइकिल लेन और कार पूलिंग को बढ़ावा दिया जाए, हरे क्षेत्रों का संरक्षण होना चाहिए, जलवायु अनुकूल नीतियां बनाई जाएं जिसमें जो क्लाउड सीडिंग करवाई गई थी अभी हाल ही में, कृत्रिम वर्षा, स्मॉग टावर जैसे जो नवाचार है उनको लागू करना। फिर जन जागरूकता, यानी कि ग्रीन पटाखों का यूज़ हो, कचरा जलाने पर रोक और मास्क का नियमित उपयोग होना चाहिए, जिससे हमारे जो मतलब मनुष्य उनको बीमारियां होने से मतलब बीमारियां कम हो। जलवायु ये जो है ये क्वेश्चन है मेंस के, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जलवायु परिवर्तन से हिमालय ग्लेशियरों के पिघलने की समस्या कैसे बढ़ रही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वैश्विक ऊष्मीकरण पर चर्चा करें और इसके वैश्विक जलवायु पर प्रभाव क्या है वो बताएं। दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण क्या है, सरकारी उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें कि सरकार के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये आ रही है हमारी इंटरनेशनल रिलेशन का ये एक डोमेन है, तो इसमें जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान ने एक ट्रूज एग्रीमेंट साइन किया है दोहा में। तो अभी आपको जैसे पता ही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा डुरंड रेखा पर जो इनके बीच लड़ाइयाँ चली, विवाद, आपसी झड़पें चल रही हैं, उसको लेकर ये 2-3 दिन के बाद मतलब कि 2-3 दिनों की वार्ता के दौरान ये जो ऐसा एक फैसला लिया गया। तो 10 अक्टूबर से जो सीमा संघर्ष शुरू हुए थे उसमें काफ़ी लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकी समूह जैसे कि TTP उसको शरण देने का आरोप लगाया है, जबकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों का हवाला दिया है कि पाकिस्तान ने हवा के जरिए हमले किए थे। इसमें साइन किन्होंने किए, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ
और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद, इन्होंने समझौते पर साइन किए हैं। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या किए गए हैं? सबसे पहले तो तत्काल सीज फायर होगा, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, शत्रुतापूर्ण। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ जो हमले हैं उसके लिए समूहों को समर्थन नहीं देना होगा। स्थायी शांति के लिए तंत्र स्थापित किया जाएगा और 25 अक्टूबर को इस्तांबुल यानी कि तुर्की में फॉलो अप बैठक होगी, जहां पर निगरानी तंत्र पर चर्चा की जाएगी। इस विवाद की पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि ये विवाद कब शुरू हुआ है? तो सबसे पहले विवाद कहाँ पर है? ये डुरंड रेखा पर है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा यानी कि बॉर्डर लाइन है, जिसे डुरंड रेखा कहा जाता है। 1893 में जो ब्रिटिश, जब भारत मतलब जो ब्रिटिश के अंडर में था, तो अफगान के जो अमीर थे उनके बीच स्थापित की गई थी। ये रेखा पश्तून जनजातीय क्षेत्र को विभाजित करती है, जिसे अफगानिस्तान ऐतिहासिक रूप से अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानता है। अफगानिस्तान इस रेखा को औपनिवेशिक थोप के रूप में देखता है और इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करता कि ये जो रेखा है ये नहीं है, ऐसी नहीं है। मतलब उनको ये माना है कि ये पाकिस्तान, मान लीजिए ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, तो रेखा यहाँ पर है, तो अफगानिस्तान यहाँ पर अपनी रेखा मानता है, यानी कि इसको नहीं मानता है। ये जो असहमति है दोनों देशों के बीच तनाव का प्रमुख कारण है। इसके अलावा आतंकवाद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है TTP, तो 2021 में तालिबान का काबुल पर कब्जा होता है, तो उसके बाद पाकिस्तान ने ये आरोप लगाया कि जो तहरीक तालिबान है TTP यानी कि ऐसे जो संगठन है, आतंकवादी संगठन है, उनको इन्होंने शरण दी है अफगानिस्तान के द्वारा, और जो पाकिस्तान पर हमला करता है। TTP ने अभी हाल ही के वर्षों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, खास करके खैबर पख्तूनख्वा जो और बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, उस क्षेत्र में गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, आतंकी गतिविधियां। हालांकि पाकिस्तान खुद आतंक को हवा देता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अफगानिस्तान पर ऐसे आरोप लगाए हैं। हो सकता है अफगानिस्तान में भी ऐसा कुछ चल रहा हो। पाकिस्तान क्या कहता है कि TTP को अफगानिस्तान की धरती से समर्थन मिलता है, जिससे तालिबान सरकार खारिज करती है, यानी कि तालिबान सरकार इसको मानती नहीं है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने सीमा पार हमले किए और तनाव लगातार बढ़ गया। अभी हाल ही की झड़पें क्या, 10 अक्टूबर 2025 से सीमा पार लड़ाई शुरू हो गई, खास करके खोस्त और पकतिया जो अफगानिस्तान का एरिया और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का, ऐसे क्षेत्रों में दोनों के बीच काफ़ी गोलीबारी हुई। हवाई हमलों के कारण और ज़्यादा जो वहाँ पर मतलब की स्थिति थी वो गंभीर बन चुकी है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने TTP के ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि अफगानिस्तान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। इन झड़पों में दर्जनों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल भी हो चुके हैं, और अफगानिस्तान के जो फेमस काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर थे वो भी मारे गए। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव क्या है? सीमा पार जो तनाव है ये दोनों देशों के बीच व्यापार आवागमन को प्रभावित कर दिया, खास करके तोरखम और चमन जैसे जो महत्वपूर्ण सीमा क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, जहां पर एक देश से दूसरे देश में जा सकते थे। इससे दोनों तरफ के जो लोग हैं और व्यापारी हैं उनको नुकसान हुआ है। पश्तून समुदाय जो है जो दोनों तरफ रहता है, यानी कि पश्तून जो है अफगानिस्तान में भी कुछ आबादी रहती है, कुछ पाकिस्तान में। इस विवाद से सबसे ज़्यादा इनको प्रभावित ये हुआ है क्योंकि उनकी सांस्कृतिक पारिवारिक एकता को बाधित करता है, क्योंकि कुछ लोगों की फैमिलीज़ वहाँ पर रहती है, जैसे कि हमारे इंडिया की कुछ फैमिलीज़ जो है हालांकि अभी भी पाकिस्तान में रहती हैं। भू राजनीतिक गतिशीलता, जो क्षेत्रीय शक्तियां जिसमें भारत, चीन और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसने भी इस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाती है, यानी कि दिखाई है। अभी हम देख रहे हैं जैसे कि भारत भी अफगानिस्तान के साथ कुछ समझौते वगैरह साइन कर रहा है। तो अफगानिस्तान और भारत के जो तालिबान जो है वहाँ पर जिन्होंने कब्जा किया हो अफगानिस्तान में, तो उनके साथ हमारे संबंध थोड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं। यानी कि व्यापारिक संबंधों को लेकर अगर हम बात करें तो भारत के साथ पाकिस्तान के संबंध जो काफ़ी तनावपूर्ण है। अफगानिस्तान में भारत की जो ऐतिहासिक उपस्थिति है वहाँ पर यानी कि एक संस्था जो है भारत के द्वारा ओपन की गई है अफगानिस्तान में। इसके बाद जो ये विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तालिबान जब सत्ता में आती है उसके बाद अफगानिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है और आर्थिक संकट ने भी इस क्षेत्र को और अस्थिर कर दिया। भू राजनीतिक गतिशीलता क्या, यानी कि इसमें भारत का क्या रोल है, चीन या फिर अमेरिका का। भारत के साथ जो पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंध है, अफगानिस्तान में भारत की उपस्थिति जो है इतिहास यानी कि काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। दोनों देशों के बीच जो अविश्वास है उसको बढ़ा दिया गया।
तालिबान जब सत्ता में आती है उसके बाद जो भारत की भूमिका पहले कम हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान को अभी डर है कि भारत जो अफगानिस्तान के माध्यम से उसे अस्थिर कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा खुद ऐसे बयान आ रहे हैं भारत के खिलाफ। इसके साथ चीन और जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसने क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अफगानिस्तान की स्थिति महत्वपूर्ण है। तो चीन दोनों देशों के बीच स्थिर चाहता है, यानी कि स्थिरता चाहता है, अफगानिस्तान के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी। लेकिन तालिबान के साथ संबंधों को लेकर वो सावधानी बरतता है, क्योंकि तालिबान ऐसा कहा जाता है एक आतंकी संगठन है। इसके साथ अमेरिका और पश्चिमी देश जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अफगानिस्तान में रुचि दिखा रहा है। 2021 में अमेरिका वापसी के बाद, यानी कि अमेरिका की जो सेना थी वो वापस चली गई थी, अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है, जिसने क्षेत्रीय गतिशीलता को और ज़्यादा जटिल कर दिया है। इसके बाद इस समझौते का प्रभाव क्या पड़ता है, तत्कालिक प्रभाव क्या है। सीमा पर शांति, यानी कि समझौते का सबसे जो बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है खोस्त पख्तिया, यानी कि अफगानिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा जो पाकिस्तान है, ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में गोलीबारी, हवाई हमलों के अंत माना जा रहा है और दोनों तरफ जो मानवीय नुकसान विस्थापन उसमें कमी आएगी। व्यापार और आवागमन में सुधार हुआ है। तोरखम और चमन जैसे जो सीमा क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर लोगों की जो आवाजाही फिर से शुरू हो सकती है, व्यापार शुरू हो सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता, युद्ध विराम जब होगा तो क्षेत्रीय तनाव में कमी आएगी। चीन, तुर्की, कतर जैसे जो मध्यस्थ देश है उनके लिए ये एक तरह से पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो इस क्षेत्र में स्थिरता चाहते हैं। राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव क्या होंगे, इसमें अविश्वास की कमी की संभावना हो सकती है। जैसे दोनों देशों के बीच अभी लड़ाइयाँ चल रही है, तो दोनों देशों के बीच एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट कम हो चुका है, तो वो ट्रस्ट फिर से बढ़ सकता है। तालिबान की विश्वसनीयता, तालिबान सरकार के लिए ये जो समझौता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने का मौका हो सकता है कि अगर तालिबान सही तरीके से इस समझौते को फॉलो कर सकता है, हो सकता है कि उनको मान्यता मिल जाए। पाकिस्तान की स्थिति क्या है, पाकिस्तान को टीटीपी जैसे आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अफगानिस्तान से सहयोग की उम्मीद करता है कि अफगानिस्तान उसे सहयोग देगा, जिससे उसकी जो आंतरिक सुरक्षा है उसमें सुधार हो सके। आर्थिक प्रभाव, जिसमें फिर से सीमा व्यापार जो व्यापार है वो शुरू हो सकते हैं। जो पाकिस्तानी बंदरगाह है अफगानिस्तान को, जिसमें कराची, उन तक पहुंच मिल सकती है। शरणार्थी संकट में राहत हो सकती है। सीमा पार जो शांति से अफगान शरणार्थी, उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है। पाकिस्तान की जो शरणार्थी वापसी नीति पर तनाव भी कम हो सकता है। क्षेत्रीय निवेश, स्थिरता बढ़ने के से जो क्षेत्रीय परियोजना जिसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है उसको बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की स्थिरता इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सामाजिक मानवीय प्रभाव, पश्तून समुदाय पर भी प्रभाव पड़ेगा। डुरंड रेखा के दोनों तरफ ये समुदाय रहता है, अफगानिस्तान में भी पाकिस्तान। तो क्या होगा, अगर शांति होगी तो दोनों देशों में ही लाभ होगा। मानवीय राहत, जो भी वहाँ पर हिंसा, लड़ाई झगड़े यानी कि गोलीबारी वगैरह की गई उसमें जो भी लोग विस्थापित हुए थे उनकी वापसी हो सकती है और मानवीय सहायता में आपूर्ति होगी। अब फिर भी ये जो समझौता तो साइन किया गया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चुनौतियां और दीर्घकालिक प्रभाव देखे जाते हैं, जिसमें अविश्वास की समस्या बनी हुई है। हालांकि इतना जल्दी एक देश का दूसरे देश पर ट्रस्ट नहीं बन पाता है, तो जो समझौते के कारण उनमें जो विश्वास है, अविश्वास, ये बाधा डाल सकता है। अगर अफगानिस्तान टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो पाकिस्तान जो है वो फिर से ऐसी जो है हिंसात्मक गतिविधियां कर सकता है। आतंकवाद का खतरा, टीटीपी और जो आतंकी समूह है वो समझौते को कमज़ोर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो भी गतिविधियां रहेंगी दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण है। इतिहास से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो ये सब इन गतिविधियों के कारण ही है। क्षेत्रीय शक्तियों की भूमिका, जिसमें भारत, चीन और बाकी देश जो है क्षेत्रीय शक्तियों के हित इस समझौते को दीर्घकालिक प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं। अगर भारत जो अफगानिस्तान में अपनी उपस्थिति बढ़ाता है तो पाकिस्तान की चिंता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। निगरानी तंत्र की ज़रूरत होगी। समझौते की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या दोनों देशों में से एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित हो पाएगा, जैसा कि इस्तांबुल अभी बैठक होगी 25 अक्टूबर में, उसमें पता चलेगा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो ये मेंस के क्वेश्चन है। फॉर एनी मीनिंगफुल डायलॉग टू टेक प्लेस, इंडिया हैज़ टू बी अ पार्टनर इन अफगानिस्तान reconciliation process. Discuss the evolving paradigm of Indian foreign policy with respect to Afghanistan.
यानी कि भारत का इसमें क्या रोल है अफगानिस्तान के साथ जो भी संबंध वगैरह है, यानी कि भारत की जो अफगान नीति है उसमें पाकिस्तान के कारक के बारे में बातचीत कर सकते हैं इसमें। तो जो डुरंड लाइन पर अभी जो विवाद क्षेत्रीय है उसमें जो अस्थिरता है उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, इट इज़ ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ तालिबान रूल इन अफगानिस्तान, डिस्कस द करंट सिनेरियो इन अफगानिस्तान अंडर द तालिबान रिजाइम एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अफगानिस्तान इन इंडिया। यानी कि तालिबान शासन के तहत पाकिस्तान अफगान के संबंध कैसे और भारत के लिए खतरा कैसे बन सकते हैं। भारत की जो चाबहार पोर्ट है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में और उसका विकास जो भी परियोजनाएं हैं उसका यहाँ पर हम जिक्र यानी कि उसका उल्लेख किया जा सकता है। तो ऐसे मेंस में क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर। अब हम चलते हैं हमारे एडिटोरियल की तरफ, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है न्यूज़पेपर का या फिर किसी भी एग्जाम को लेकर। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है ये है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग को लेकर। यहाँ पर आर्थिक सहयोग, रणनीतिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग, हर तरह के सहयोग की हम बात करने वाले हैं। तो ये जो है 2 पर्सन्स के द्वारा ये जो लिखा गया आर्टिकल हर्ष वी पंत के द्वारा, और उसके साथ ही ये जो है प्रत्नाश्री बासु के द्वारा। तो ये इन दोनों के द्वारा एडिटोरियल लिखा गया। इन्होंने भारत और जो ऑस्ट्रेलिया उनके सहयोगों की आपस में बात की है। अब देखिए हम जैसे देखते हैं कि जो भारत आज की हम जो देखते हैं जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है उसमें जो आर्थिक चुनौतियां बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, लेकिन इसी बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सहयोग है वो एक नया रास्ता ले रहा है, यानी कि एक नया आयाम उसके लिए, यानी कि न्यू मीलस्टोन हो सकता है। दोनों देशों के बीच जो पारंपरिक संबंध है अब आर्थिक, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और जो आपूर्ति श्रृंखला है ऐसे क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा विस्तारित हो रहा है। हाल ही में जब हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलियाई ऊर्जा मंत्री जो क्रिस बोवेन थे उन्होंने भारत की यात्रा की और स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को मजबूत बनाने पर जोर दिया था। तो जो कि इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र होगा, जो इंडो पैसिफिक एरिया, वहाँ पर स्थिरता हो सकती है, टिकाऊ विकास हो सकता है। ऐसे में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो ये जो सहयोग है ये सिर्फ द्विपक्षीय लाभ नहीं देगा, बल्कि जो क्वाड है यानी कि जिसका भारत भी एक हिस्सा है, जैसे क्वाड में भारत है, अमेरिका है, उसके साथ जो ऑस्ट्रेलिया और साथ ही जापान है, ऐसे जितने भी बहुपक्षीय मंच हैं उनमें भी क्षेत्रीय सुरक्षा को दृढ़ कर सकता है। तो इसी तरह ये जो है मतलब भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारी जो पार्टनरशिप है अभी लगातार वो डीप होती जा रही है भारत ऑस्ट्रेलिया की। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के हमने देखे थे जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इवॉल्विंग है। 3 फेजेस में इसको इवॉल्विंग किया गया एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। पहला क्या है, सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस यानी कि रणनीतिक सहयोग जो है इसमें जो इंडिया और भारत के एक दूसरे को शेयर मतलब उन्होंने अपने कंसर्न शेयर करें चाइना को लेकर, जो भी उनके द्वारा चाइना जैसे कि अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। तो ऐसे में जो डिप्लोमेटिक कन्वर्जेंस है क्वाड के जरिए भारत और ऑस्ट्रेलिया वो अपनी सहयोग को मजबूत कर रहे हैं, अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं क्वाड के जरिए। तो इसके साथ ही जो मतलब पिछले कुछ सालों में क्या देखा गया कि जो भी एक्सरसाइज पार्टिसिपेशन या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एक दूसरे के द्वारा और लॉजिस्टिक्स कन्वर्सेशंस की गई थी, तो जिसमें जो हमने देखा था बायलैटरल टॉक हुई यानी कि द्विपक्षीय वार्ता हुई दोनों देशों के बीच, वो किसको एयर रिफ्यूलिंग को लेकर, यानी कि जो वायु में जो भी फ्यूल वगैरह भरने की, और उसके साथ ही एक्सरसाइज, ये सब क्या है तलिस्मान साबरे जैसी जो है। तो इन सभी कॉन्वर्सेशन के ज़रिए यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग अच्छे हुए हैं। तो ये किस तरफ, ये ग्राउंड वर्क की तरफ हमें इशारा करते हैं कि अभी जो करंट मीटिंग चल रही है उसमें भी ये सब बारे में बातचीत चल रही है। जो भी अभी हाल ही में विदेशी यानी कि अब देखिए हर देश चाहता है कि हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत अच्छे से कायम रहे, हम मतलब एक दूसरे देश के साथ बहुत अच्छे से हम पेश आए। तो ये था सेकंड पॉइंट, यानी कि जो भी ऑपरेशनल टाइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डीप किए गए। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स कन्वर्जेंस, यानी कि एक तरह से औद्योगिक और जो भी तार्किक वगैरह, यानी कि औद्योगिक और जो एक दूसरे के साथ सहयोग है वो बढ़ाया जाए। जो बोथ कैपिटल्स है यानी कि
जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है और उसके साथ ही कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल, इसके साथ ही जो भारत की न्यू दिल्ली कैपिटल है, ये दोनों ही लुकिंग बियॉन्ड बायलैटरल एक्सरसाइज टू मेंटेन डिफेंस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन एंड सिक्योरिंग सप्लाई चेन्स एंड टर्निंग ओकेजनल इंटरऑपरेबिलिटी इनटू लॉन्गर टर्म सस्टेंस। यानी कि काफ़ी लंबे समय के लिए ये अपने बातचीत वार्ता को अंजाम दे रहे हैं, जैसे कि जो बायलैटरल एक्सरसाइज है उसको मेंटेन करने के लिए अपने रक्षा सहयोग को, यानी कि रक्षा का जो उद्योग है उसको इंडस्ट्री का आपस में कोलैबोरेशन करके, इसके साथ ही जो सप्लाई चेन है उसको सिक्योर करने के लिए, और उसके साथ ही काफ़ी लंबे समय के लिए ये सब सहयोग किए जा रहे हैं। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप इज हैंस एविडेंटली मूविंग फ्रॉम वार्म वर्ड्स टू शेयर्ड मैरीटाइम ऑपरेटिंग मॉडल। यानी कि एक दूसरे के साथ ये जो मैरीटाइम ऑपरेटिंग मॉडल है इन्होंने शेयर किया है, अपनी जो इंडो पैसिफिक ओशन का एरिया वहाँ पर स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। अब इसमें क्रिटिकल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, अब देखिए क्रिटिकल रीजन क्या है। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो डिफेंस पार्टनरशिप है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ ऐसे को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री माना जा रहा है। इंडिया का जो स्केल अगर हम देखें जियोग्राफी, ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ, तो इंडिया की जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसका रिकॉर्ड जो दर्ज किया गया 1.5 लाख करोड़ 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में, जो कि ये दिखाता है कि मेक इन इंडिया जो हमारी एक तरह से प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है भारत में उसकी सक्सेस को दिखा रहा है। और इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, यानी कि हम नए नवाचार जो हमारी डिफेंस एक्सीलेंस उसको लेकर हमारे भारत में नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनिशिएटिव्स वगैरह जो वहाँ पर यानी कि स्टार्टअप्स शुरू किए जा रहे हैं उनको एक तरह से सफलता की नज़र से देखा जा रहा है। तो ऐसे में जो हमारा भारत क्या जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हम जो सहयोग की बात करते हैं तो ये सहयोग है ECTA, यानी कि आर्थिक सहयोग की बात हो रही है, यानी कि इकोनॉमिक जो हमारा कॉरपोरेशन है। तो इसकी सफलता और आगे की राह क्या हो सकती है, भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के बीच जो आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता हुआ है उसने दिसंबर 2022 में दूसरी वर्षगांठ मनाई है, यानी कि दिसंबर 2022 में ये दूसरी बार यानी कि इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच नई गति प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार निर्यात की जो उपयोगिता है 79% और जो आयात की 84% तक पहुंच चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 96.4% निर्यात पर शून्य शुल्क यानी कि जीरो टैरिफ लगाया है, जिससे कपड़ा, चमड़ा, आभूषण, फार्मास्यूटिकल जैसे जो क्षेत्र है उनको लाभ हुआ है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 85% निर्यात पर सीमा शुल्क जो है वो खत्म कर दिया। हालांकि अभी जो वित्त वर्ष चल रहा है उसमें अप्रैल सितंबर के बीच भारत के जो निर्यात है उसमें 18% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि ये देखा गया कि भारत ने 18% तक निर्यात कम किया, लेकिन फिर भी कपड़ा, रसायन, कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि है वो सकारात्मक रही है। तो इस समझौते के यानी कि अगर हम इसके नतीजे देखें तो अब जो है समग्र आर्थिक सहयोग समझौते इसकी वार्ता तेज हो रही है, जिसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक लेकर जाना। इसके साथ ही MSME जो भी हमारे सूक्ष्म लघु घरेलू उद्योग है उनके लिए नए मौके मिल रहे हैं, जिससे क्या होगा रोजगार और आर्थिक एकीकरण बढ़ेगा। इसके बाद अब हम देखें अगर जो हमारा ECT है उसका अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो इसमें जो है व्यापार में वृद्धि करने के लिए इसको लागू किया गया और शुल्क में कमी। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे यहीं पर हमने बात की कि ऑस्ट्रेलिया ने इतने मतलब जीरो शुल्क लगाया और भारत ने भी उस पर जीरो शुल्क लगाया है, तो ये दर्शाता है कि दोनों के देशों के बीच जो व्यापार है जो मतलब व्यापार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। इसके साथ ही कृषि और जो भारत का जो कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से लाभ पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के जो कृषि उत्पाद है जिसमें चावल आता है, फल आते हैं, सब्जियां, उन पर जो शुल्क है वो कम किया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, किसानों को लाभ हुआ। उसके साथ ही भारतीय जो खाद्य प्रसंस्करण कंपनियां हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया उपभोक्ता की मांग को पूरा करने का मौका मिल पाया कि ऑस्ट्रेलिया में जितने लोग इस हमारे भारत के जो प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं उसकी हम वो आपूर्ति कर सकते हैं। इसके साथ ही औद्योगिक और जो तकनीकी सहयोग भी हुआ है,
यानी कि ऑस्ट्रेलिया से जो हमें ने लिथियम और जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो मंगवाए थे, ठीक है, उनकी जो आपूर्ति हुई है। तो भारत का जो ईवी सेक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है और उसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है, उसको एक तरह से सपोर्ट मिली है, उसको एक तरह से समर्थन दिया गया है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनियां वो भारत में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, जिसमें अभी हमने बात की, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर सौर ऊर्जा के बारे में, और पवन ऊर्जा में निवेश कर रही हैं, जिससे भारत की जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों में एक नया आयाम है। सहयोग का ये सबसे नया आयाम माना जा रहा है। स्वच्छ ऊर्जा में जो क्षेत्र में भारत जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया भारत की जो स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी का उद्देश्य क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा प्रयास को बढ़ावा देना और चीन पर जितनी भी जो सामग्रियां लिथियम और जो दुर्लभ मृद तत्व उन पर जो निर्भरता है उसको कम किया जाए। ये जो साझेदारी है व्यवहारिक परियोजना क्षमता निर्माण पर केंद्रित है, जिससे इंडो पैसिफिक में लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण होगा। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी के तहत ऑस्ट्रेलिया ने 3 वर्षों के लिए 5.8 मिलियन अमेरिका डॉलर का निवेश करेगा भारत में। इससे क्या होगा, आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक जो खनिज है उनकी आपूर्ति की जाएगी, जिससे भारत जो है वो एक स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में मजबूत राष्ट्र बन सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो रक्षा और सामरिक साझेदारी कैसी है भारत की ऑस्ट्रेलिया के साथ, रक्षा क्षेत्र में सहयोग और गहरा हो रहा है। जून 2020 में जो हस्ताक्षर हुए थे, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट था। इसने सैन्य अभ्यास और संचालन को और आसान बनाया। सितंबर 2021 का 2+2 जो मंत्री स्तरीय संवाद था और क्वाड के माध्यम से दोनों देश हिंद प्रशांत महासागर में मुक्त खुला समावेशी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं, उनकी जो मार्च 2023 की भारत यात्रा हुई थी, इसी दौरान जो साझेदारियां इनको और इन पर बातचीत की गई और नई ऊंचाइयों को पहुंचाया गया। लेकिन फिर भी इतने अच्छे हमारे सहयोग होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं चुनौतियां देखने को मिलती हैं, और इसकी संभावनाएं आखिर क्या हो सकती हैं। अब देखिए चुनौतियां क्या है, जो व्यापार है उसमें गिरावट देखी गई है, फिर भी आपूर्ति श्रृंखला की असुरक्षा, भू राजनीतिक तनाव जिसमें दक्षिण चीन सागर में चीन का प्रभाव ज़्यादा हो सकता है। दोनों देशों को जो CECA यानी कि जो हमारा एक तरह से जो भी एक तरह से आर्थिक और जो हमारा सहयोग है, तो उससे क्या होगा, उसको अंतिम रूप देना चाहिए, ये सुझाव है। स्वच्छ ऊर्जा परियोजना में निजी निवेश को प्रोत्साहन करना होगा और लोगों का जो संपर्क है उसको और ज़्यादा मजबूत कराना होगा। तो CECA जो है एक ये जो वार्ता है ये एक पॉजिटिव रूप में देखी जा रही, खास करके 11वें दौर के बाद। लेकिन राजनीतिक क्षेत्रीय चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं और दोनों देशों को जो मतलब कि दोनों देशों को साझा महत्वाकांक्षा के साथ इन मुद्दों को सुलझाना होगा, ताकि 2030 तक जो भी व्यापार का लक्ष्य है उनको प्राप्त किया जा सके। और आने वाले दिनों में जितनी भी ऑस्ट्रेलिया और भारत की जो भी मीटिंग्स या फिर बैठक वगैरह होने वाली है, उससे इन सब के बारे में पता चलेगा हमें, मतलब कि कैसे इन दोनों देशों के बीच जो लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत हो सकता है। अब देखिए इसमें जो भारतीय इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, इस पूरे अगर हम बात करें, ये जो हमारा एडिटोरियल है इसका निष्कर्ष ये बताता है कि ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का सहयोग है एक नया आयाम है, बहुआयामी, या फिर भविष्य में एक तरह से हमें कहीं ना कहीं उम्मीद देने वाला है। ये न केवल आर्थिक समृद्धि लाएगा बल्कि जो जलवायु न्याय या फिर क्षेत्रीय स्थिरता उसमें भी एक मॉडल की तरह काम कर सकता है। दोनों देश लोकतांत्रिक देश हैं, तो दोनों का साझा मूल्य जिसमें बहुलवाद, लोकतंत्र और सतत विकास के आधार पर इस साझेदारी को और मजबूत करना होगा। तो आने वाले समय में ये जो सहयोग है इंडो पैसिफिक की शांति और समृद्धि का प्रतीक बन सकता है। तो दोस्तों ये था एडिटोरियल। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि इसमें विचार करना है कथनों पर। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता, उसके तहत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 96% निर्यात पर शून्य शुल्क प्रदान किया। यह समझौता क्वाड जो फ्रेमवर्क का हिस्सा है। इसमें कौन सा सही है? इसमें सिर्फ केवल एक ही सही है, ये क्वाड का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछा गया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ है, जिसमें कौन सा कथन सही है? यह भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है।
इससे द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $100 बिलियन का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। यह समझौता CECA की ओर एक कदम है। या फिर ऑस्ट्रेलिया ने भारत के कृषि उत्पादों पर पूर्ण शुल्क छूट दी है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें उत्तर डी सही है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के कृषि उत्पादों पर पूरी तरह से शुल्क में छूट दे दी, यानी कि जीरो टैरिफ लगाया। अब आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्वेश्चन है, 3 ओर से जल से घिरा हुआ छोटा क्षेत्र क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए ये एक छोटा क्षेत्र, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, और यहाँ पर कोई कंट्री है, तो ऐसा जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप, अंतरिप, या फिर सोता, या खाड़ी? तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है, या फिर आप हमारा कल का सेशन देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के द हिंदू के न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।